आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक से कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। आज हम लोग इसके 10वें पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 9 पद्यांश को देख लिया है। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लेते हैं। दुख की सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिछली ये भी सरल ही है, ऐसे ही हम इसका प्रयोग कर लेंगे। रजनी मतलब रात, रजनी माने रात। बीच, बीच माने चाहे बीच कहिए चाहे मध्य कहिए, चाहे बीच कहिए चाहे मध्य कहिए, ठीक है। विकसता मतलब विकसित होता है, विकसता मतलब विकसित होता है। सुख का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नवल माने नया या नवीन, चाहे जो एक ले लीजिए, चाहे नया ले लीजिए चाहे नवीन ले लीजिए। प्रभात मतलब सुबह या सवेरा, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। एक पर्दा यह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों शब्द सरल है। झीना मतलब महीन या पतला, महीन या पतला। नीला सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए, रंग है, रात के लिए काला होता है तो उसको नीला कहा गया है, ठीक है। छिपाए है मतलब छिपाए हुए है या छिपा हुआ है, ठीक है, जैसा वाक्य कहे। जिसमें सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सुखगात, सुखगात मतलब सुख रूपी शरीर, सुखगात सुख रूपी शरीर। जिसे तुम समझते हो, सभी शब्द सरल हैं। अभिशाप, अभिशाप सरल है, जिसको आप श्राप कहते हैं तो अभिशाप ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जगत की संसार की, जगत की संसार की। ज्वालाओं मतलब समस्याओं, ज्वालाओं मतलब समस्याओं का सरल है। मूल मतलब कारण, मूल मतलब कारण। ईश मतलब ईश्वर का, ईश मतलब ईश्वर का को साथ में कर लेंगे, ईश्वर का। वह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। रहस्य मतलब रहस्यमयी, रहस्य माने रहस्यमयी। वरदान अपने अपने आप में सरल है। कभी मत इसको, सब कुछ सरल है। इसको मतलब दुख की बात हो रही है, कष्ट की बात हो रही है, समस्या की बात हो रही है, ठीक है। जाओ भूल, जाओ भूल मतलब भूल जाओ, इसको कभी भी मत भूल जाओ, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा मनु को उदासी त्याग कर प्रसन्नचित और आशान्वित होकर जीने की प्रेरणा दे रही है। और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को प्रेरित करती हुई कहती है कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहती है कि दुख की पिछली रातों के बीत जाने पर उनके मध्य से ही सुख रूपी नवीन सवेरे का उदय होता है।
पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे यह दुख एक नीले महीन पर्दे के समान है जिसके पीछे सुख रूपी शरीर छिपा रहता है। फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे, अर्थात जिस तरह से रात रूपी महीन पर्दे के पीछे सवेरा छिपा रहता है, उसी प्रकार से दुख रूपी महीन पर्दे के पीछे सुख छिपा रहता है। और जिस प्रकार से रात बीत जाने के बाद सवेरा हो जाता है, उसी प्रकार से दुख के बीत जाने पर सुख का आगमन हो जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ करके लिखेंगे, आगे श्रद्धा मनु को प्रेरित करती हुई कहती है। इतना जोड़ लीजिए, आगे श्रद्धा मनु को प्रेरित करती हुई कहती है, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिस दुख को संसार की समस्याओं का कारण मान रहे हो, वास्तव में वह दुख ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। इस बात को कभी भी मत भूलो। फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे, कहने का तात्पर्य है कि यह दुख ही है जो मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। और जो आपकी व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो रस इसमें शांत है। यदि छंद की बात की जाए तो यह 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें रूपक, अनुप्रास और उपमा ये 3 मुख्य अलंकार हैं। क्योंकि हमेशा अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये अलंकार कविता में पद्यांश में कहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि इस लाइन को आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने यहाँ पर कहा था कि सुख रूपी सवेरे का, सुख का यानी सुख रूपी सवेरे का, ठीक है। इसमें सुख रूपी शरीर, सुख रूपी शरीर, तो यहाँ पर हमको रूपक अलंकार देखने के लिए मिल जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जब व्याख्या की थी तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो संसार में दुख है उसकी तुलना वरदान से की गई थी। तो यहाँ पर हमको उपमा अलंकार दिख रहा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर देखा जाए जगत की ज्वाला तो यहाँ पे ज और यहाँ पे ज है, तो यही एक स्थान ऐसा दिख रहा है जहाँ पर कि हम अनुप्रास अलंकार की कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा खड़ी बोली है, शैली इसकी प्रबंधात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। वो 5 प्रश्न इसमें से भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं।
लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी पद्यांश का यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को समझ लिया है तो आप उस पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख लेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सभी प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित होते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं क्रमशः हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। देखिए, केंद्रीय भाव का मतलब होता है कि जो कवि है इस पद्यांश के माध्यम से मुख्य रूप से क्या बताना चाहता है। तो आप उत्तर डालेंगे और उत्तर डाल करके डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्रद्धा एवं मनु के कथनों के माध्यम से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर थोड़ा सा लिखेंगे इसी में, कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें निराश होकर कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है और कैसे। तो बहुत ही सरल उत्तर है। आप उत्तर डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। वह मन को प्रेरणा देते हुए कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है वह एक वरदान है जो तुम्हें हमेशा सुख को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार आए हैं। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे और जहाँ पर जो अलंकार आया हुआ है उस लाइन को लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि यहाँ पर यह अलंकार है। मैंने आपको बताया है कि इसमें 3 अलंकार हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजनी और प्रभात शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बहुत ही सरल है। देखिए यदि हम लोग रजनी की बात करें तो इसका पर्यायवाची रात, निशा, अंधकार बहुत सारा होता है तो 2 ही लिखना है तो 2 लिख लेंगे। यदि प्रभात की बात करें तो इसका 2 पर्यायवाची सुबह, सवेरा, है ना, कई हो जाएंगे तो ऐसे आप लिख लेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न पर, 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए आप उत्तर डालेंगे, उत्तर डाल के रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और शुरू में लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में। इतना जोड़ने के बाद देखिए जैसे जैसे मैंने आपको व्याख्या बताई है वैसे वैसे आप इसकी व्याख्या कर देंगे। जब मैं आपको व्याख्या बता रहा था तो आपने देखा था कि कहाँ पे अंडरलाइन है, कहाँ पे रेखा खींची गई है, तो आप उतने की व्याख्या कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।